मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। 1 नवंबर 2023 आज हम नए मंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि इस मंथ में हम पूरी क्लासें लेने की कोशिश करेंगे और ये भी का जो भी कक्षा है वो आपकी छूटेगी नहीं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 132वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने उन सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करवाया है और इसके साथ जो एडवांस फैक्ट थे वो भी कवर कराने की कोशिश की है, तो वो भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं और इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट वीडियो आते हैं वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपका स्टैटिक जीके कवर कराने की कोशिश करता हूं और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट होते हैं वो भी स्टैटिक जीके के शॉर्ट वीडियो में कवर कराने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम शामिल करने वाले विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान है वो भी हम साथ में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और वीडियो को स्किप न करें, पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा और वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये प्रक्रिया आप सभी को प्रतिदिन अपनानी रखनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर MS धोनी मानो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है? तो हाल ही में किस बैंक ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है SBI बैंक, ऑप्शन सी है ICICI बैंक और ऑप्शन डी है वो है यस बैंक। तो किस बैंक ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है SBI बैंक। SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, SBI की स्थापना कब हुई, इसका पुराना नाम क्या है, कितने बैंकों का मर्ज करके इनको बनाया गया है, वो सारी जानकारी जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं SBI बैंक। SBI बैंक ये नाम कब आया था? तो ये नाम आया था आपका 1 जुलाई 1955 के अंदर। 1 जुलाई 1955 के अंदर ये नाम आया था SBI। और इससे पहले इसका क्या नाम था? तो इसके पहले इनका अन्य नाम था, वो भी बताने वाला हूं। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर ये है आपका मुंबई के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसके जो वर्तमान में वो हेड कौन है? तो ये है दिनेश खारा। दिनेश खारा, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, मतलब पहले कितनी बैंकें थी, उनका मर्ज करके ये कौन सी बैंक बनी, फिर SBI बनी। तो कौन कौन सी बैंक थी? तो बैंक ऑफ कोलकाता, तो बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता या कलकत्ता कह सकते हैं, कलकत्ता। और इसके अलावा ये एक बैंक हो गई। इसके अलावा दूसरी बैंक ऑफ कौन सी थी? और दूसरी बैंक थी बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बॉम्बे। और एक और बैंक थी, कौन सी थी? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3 बैंक थी। इनकी स्थापना कब कब हुई थी? तो बैंक ऑफ मतलब कलकत्ता की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1906 के अंदर, नहीं 1806 के अंदर। और इसके अलावा बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1840 के अंदर। और इसके अलावा 1843 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? तो ये होती बैंक ऑफ मद्रास। फिर क्या हुआ? इन तीनों को मिला दिया गया। कब मिलाया गया? तो इन तीनों को मिलाया गया था 1921 के अंदर और बना दिया इंपेरियल बैंक। 1921 के अंदर इन तीनों को मिलाकर कौन सी बैंक बना? इंपेरियल, इंपेरियल बैंक बना दिया। और इसके बाद इंपेरियल बैंक का ही नाम परिवर्तन करके SBI बैंक कर दिया। और ये सार्वजनिक क्षेत्र की, किस क्षेत्र में? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, कि सबसे बड़ी बैंक, सबसे बड़ी बैंक। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये इतना ध्यान रख लेना। और इसके अलावा मतलब
उसके बाद फिर 1955 के अंदर मैंने बता दिया एसबीआई नाम आ गया, इंपीरियल बैंक का नाम परिवर्तन करके ये बना दिया गया, इसका नाम ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको और बता दें तो इस्माइल ब्रांड एम्बेसडर के कौन, मतलब महाराष्ट्र के इस्माइल जो कार्यक्रम है उसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। और इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब आईसीसी वर्ल्ड कप, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। और इसके अलावा वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर इनके कौन है, तो वो हैं आपके मतलब सचिन तेंदुलकर है। और इसके अलावा आपको और बता दें तो मतलब यूनिक्लॉन भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कैटरीना कैफ है यूनिक्लॉन की, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा गुच्ची जो वैश्विक गुच्ची है जो मतलब एक लग्जरी सामान से संबंधित कोई कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आलिया भट्ट। और इसके अलावा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है राजकुमार राव को। ये आप सभी को फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन है, इसका भी ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना। और एक दो दिन के बाद आपको कल शायद तक आपको मिल जाएगी कौन सी ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक वीडियो मिलेगी, जिसमें सारा ब्रांड एम्बेसडर 2023 के कौन से कंपनी के कौन से हैं वो सारे मैं कवर करा दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। किससे संबंधित हाल ही में वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन यूके में होगा, तो आपको ये बताना है कि किस वो विषय है या किस थीम पर हाल ही में एक वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन यूके में आयोजित होगा। तो ऑप्शन ए वो है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बौद्धिक कृत्रिम बौद्धिकता भूखमरी। ऑप्शन सी है वो वैश्विक व्यापार। और ऑप्शन डी है इजराइल हमास युद्ध। तो किससे संबंधित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा, ये होगा यूके के अंदर। इसके बारे में हम मतलब डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं। ग्लोबल समिट ऑन एआई सेफ्टी, तो कौन सा है, ग्लोबल समिट ऑफ एआई सेफ्टी। अगर आपको एआई का मतलब समझा दे तो इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये इससे संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जैसे मानव का दिमाग है उसकी तरह ही काम करने वाला एक जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दिमाग है। और इसका सही उपयोग कैसे किया जाए, इसके दुरुपयोग कौन कौन से, उसके बारे में बताना। और इसके और मतलब इसके कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसका कौन सा उपयोग कहाँ किया जाते हैं, इसके बारे में सारी वैश्विक इस सभी की जानकारी मतलब बताने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और इसके अलावा ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो ये हो रहा है यूके के अंदर। ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर, स्थान कौन सा है, तो स्थान है वो है यूके। ये आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मैंने बता दिया होस्ट कौन है, यूके हैं। भाग कौन कौन से ले रहे हैं, तो इसमें बड़े बड़े वैश्विक नेता, मतलब वैश्विक जो देश बड़े बड़े देश हैं इनके नेता भाग ले रहे हैं। जैसे हम देखें तो यूएसए के कौन है, उप प्रेसिडेंट मतलब कमला हैरिस भाग ले रही हैं, कमला हैरिस। और इसके अलावा और देखें तो मतलब यूके के कौन है, तो ये है ऋषि सुनक। और ईयू की कौन है, यूरोपियन यूनियन की कौन है, तो वर्सुला वॉन। ये ध्यान रखना है, वर्सुला वॉन ये भी भाग ले रही हैं इसमें। और इसके अलावा एक और है कौन सा, डब्ल्यूएचओ के, तो कौन है इसके टेड्रोस ये भी भाग ले रहे हैं। तो ये 4 प्रमुख वैश्विक नेता हैं जो इस समिट में भाग ले रहे हैं। और इसके अलावा मतलब जो ये बड़े बड़े यूके हो गए, इंग्लैंड, ये इत्यादि मतलब इससे संबंधित है। अब हम आप थोड़ा सा ज्ञात कर लेते हैं कि यूके किसे कहते हैं, इंग्लैंड किसे कहते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, और इसके अलावा और ब्रिटेन किसे कहते हैं। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूके किसे कहते हैं, मतलब ब्रिटेन किसे कहेंगे। तो इंग्लैंड और वेल्स से संबंधित जो बनेगा उसे मैं इधर ये डिटेल से बता देता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यूके किसे कहते हैं और ब्रिटेन किसे कहते हैं, वो सारी डिटेल से जानकारी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मतलब इंग्लैंड और वेल्स मिलकर कौन सा देश बनते हैं। इंग्लैंड प्लस वेल्स, तो ये दोनों मिलकर कौन सा देश बनेगा, ब्रिटेन बनेगा, ध्यान रखना।
और इन सभी की राजधानी एक ही है। और ब्रिटेन, ये बन गए दो देश मिलकर ब्रिटेन बन गए। और इसके अलावा ब्रिटेन और स्कॉटलैंड बनकर क्या बनेगा, स्कॉटलैंड मिलकर अब ये कौन सा देश बनेगा, तो अब ये दोनों से मिलकर कौन सा देश बनेगा, तो अब ये बनने वाला है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ये भी ध्यान रखना है, ग्रेट ब्रिटेन बनने वाला है, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन प्लस एक कौन सा देश आएगा, तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस आएगा आपका एक कौन सा, तो नॉर्थ आयरलैंड है, ये आएगा नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड। ये अब मिलकर अब कौन सा देश बनेगा, तो अब बन जाएगा यूके। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और इन सभी की राजधानी है वो एक ही है, कौन सी है, तो ये है लंदन, जो किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। ये भी ध्यान रखना है। और ये तो दो क्वेश्चन मैंने बता दिया। और इसके अलावा आपको डेबल जल संधि कहाँ पर है, तो ये मछली पालन के प्रसिद्ध है। और डेबल जल संधि ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और तो ये था क्वेश्चन और इनके बारे में दो डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में पनामा देश को किस सूची से निकाला गया है या निकाल दिया गया है, आपको यह बताना है कि ऑप्शन ए है ग्रे सूची, ऑप्शन बी है ग्रीन सूची, ऑप्शन सी है ब्लैक सूची और ऑप्शन डी है रेड सूची। क्या है ये सूची और क्या है पनामा देश की कहानी, ये हम सारी बात करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रे सूची। हाल ही में ग्रे सूची से पनामा देश को बाहर किया है, इसके साथ अन्य और देश है उनको भी बाहर किया गया है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह सूची किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये की जाती है FATF। क्या है FATF, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, FATF। तो हम इसकी पहले फुल फॉर्म देखेंगे, फुल फॉर्म देखते हैं। इसका अर्थ होता है फाइनेंशियल, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है फाइनेंशियल एक्शन इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1990 के अंदर स्थापना, ये हुई थी 1990 के अंदर। और कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी पेरिस। पेरिस कहां पर है, फ्रांस के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर है वो देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, हेडक्वार्टर तो ये है पेरिस के अंदर। और पेरिस कहां पर है, आप सभी को पता होगा, फ्रांस के अंदर, क्योंकि पेरिस फ्रांस की राजधानी। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। ये संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इस संस्था के द्वारा जो भी मतलब आतंकवादियों को फंडिंग करता है या आतंकवादियों को फंडिंग करने की संभावना रहती है, उनको ये किस लिस्ट में डाल देता है, या तो ब्लैक लिस्ट में डाल देगा या ग्रे लिस्ट में डाल देगा। ये लिस्ट क्यों बनाई गई है, इसके इधर मतलब ग्रे लिस्ट और ये ब्लैक लिस्ट इसमें, और इसमें जाने से उस देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम जानकारी जानने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके द्वारा दो लिस्ट जारी की जाती है। तो एक लिस्ट का नाम है, इसका नाम है ये ग्रे लिस्ट या ग्रे सूची कह सकते हैं या ग्रे लिस्ट कह सकते हैं। और एक होती है कौन सी, ब्लैक सूची। ये दो सूची इसके द्वारा जारी की जाती है। ये होती है थोड़ी सी कम प्रभावशाली, ये होती है अधिक प्रभावशाली। ये किस पर, ये जो फंडिंग करता है उस देश, जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है या उसको पैसे देता है, तो ये ब्लैक ये सूची में डाल देता है उन देशों को। और जो मतलब संभावना होती है कि ये देश आतंकवादियों को सहयोग कर रहा है या करेगा आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार से, तो उसको डाल देता है ग्रे सूची के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। और प्रभावशाली ये अधिक होती है, ये कम होती है, ये दो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन से देश है और ब्लैक सूची के अंदर कौन कौन से देश है, तो ब्लैक सूची के अंदर मतलब कौन से है, नॉर्थ कोरिया हो गया, म्यांमार हो गया, ईरान हो गया। ये तीन देश ब्लैक सूची के अंदर वर्तमान में हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान था, अब नहीं है पाकिस्तान किसी भी सूची में। तो कौन कौन से, तो ये है, एक है ईरान, और नंबर 2 पर है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और नंबर 3 पर कौन सा है, म्यांमार। इनको वर्तमान में इस ब्लैक सूची के अंदर डाला गया है। और इसके अलावा ग्रे सूची के अंदर जो कम प्रभावशाली होती है उन्हें मतलब ऐड किनको किया गया है, तो ऐड किया गया है, वो किया गया है बुल्गारिया को। ये ध्यान रखना है, ऐड तो किया गया है बुल्गारिया को, ऐड बुल्गारिया को तो ऐड किया गया है, जबकि बाहर किसे निकाला है, बाहर
तो ये बाहर निकाला गया है, एक निकाला गया है को इसको पनामा को, पनामा। ये चार देश है, मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, पनामा। नंबर 2 पर कौन सा है? एक हो गया पनामा, एक हो गया जॉर्डन, जॉर्डन। और कौन से दो और देश है, कौन कौन से है? तो वो मैं इधर लिख लेता हूँ, दो और कौन से। एक का नाम है आपका कैमोन आइलैंड, ये ध्यान रखना, कैमोन आइलैंड, कैमन आइलैंड। और इसके अलावा एक और कौन सा देश है इनके साथ? एक का नाम है अल्बानिया, ये ध्यान रखना है, अल्बानिया। इन देशों को हाल ही में किसके इस ग्रे सूची से बाहर निकाला गया है, और ब्लैक सूची में ऐड किसको किया गया है? इसमें बुल्गारिया को ऐड किया गया है, जबकि बाहर निकाला पनामा को, जॉर्डन को, कैमोन आइलैंड और अल्बानिया। इन 4 देशों को बाहर निकाला गया है, बुल्गारिया को ऐड किया गया है। और ब्लैक सूची के अंदर ईरान, साउथ कोरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, इन दोनों को, अगर इसमें जिस देश को ऐड किया जाता है उस देश में बाहर से निवेश बिल्कुल कम हो जाता है या ना के बराबर होता है, और इस देश में कोई भी निवेश करने से पहले मतलब हिचकिचाता है या उसमें निवेश नहीं करना चाहता है, इत्यादि कई कारण होते हैं। क्योंकि आतंकवादी पनाह देते हैं, तो कभी भी उनके आतंकवादी जो भी प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं उसको ध्वस्त करते हैं। इस कारण जो इसमें होता है, इनमें विकास नहीं होता है देश के अंदर, और बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट होता है पर इतना नहीं होता है, इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट अधिक पड़ता है। इस कारण मतलब ये दोनों सूची में जो देश होता है उनकी ग्रोथ, विकास देखे या इकोनॉमिक से देखे, किसी भी तरीके से देखे तो वो डाउन ही होता है, अब कभी आता ही नहीं है। इस कारण जो इसमें सूची में शामिल रहता है। अब ये मैंने आपको बता दिया किन देशों को ऐड किया गया है, जबकि किन को किस सूची में ऐड किया गया, ये भी मैंने आप सभी को बता दिया। और इसके अलावा 2022 FATF ने मतलब किसे निलंबित किया है? तो ये रूस को निलंबित किया है, ये भी ध्यान रखना। 2022 में FATF ने 2022 में किसे निलंबित किया है, किस देश को? तो ये निलंबित किस देश को किया है? तो ये रूस को किया गया है। क्यों किया गया आप सभी को पता होगा, यूक्रेन रूस वॉर हुआ था, उस कारण मतलब इस देश को बाहर निकाल दे गए, ये भी ध्यान रखना। और FATF का नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? तो ये बना है कौन सा? इंडोनेशिया, ये भी ध्यान रखना। FATF का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? तो सदस्य तो ये बना है आपका इंडोनेशिया। ये नवीनतम देश, मतलब इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश बना है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको मतलब ये जॉर्डन है, इसकी राजधानी का नाम अमान है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसके मतलब जो अल्बानिया, इसकी राजधानी तिमोरा है, ये दो आपको इसके साथ ही ध्यान रखना है, और इसे शामिल किया है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में ये डिटेल से जानकारी है कि किसको कब शामिल किया गया, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर ये इसका मुख्यालय है और क्या है इसका काम, और इस संस्था का किससे किससे क्या संबंधित है, ये सारी मैंने आपको बता दी। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है वो है विश्व शहर दिवस, ऑप्शन बी है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन सी है सद्भावना दिवस, ऑप्शन डी है वो है विश्व विद्यार्थी दिवस, और ऑप्शन ई है वो है ए व बी दोनों। मतलब विश्व शहरी दिवस भी मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और इसके साथ राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर ई नंबर कौन सा, दोनों हो गए। जैसे विश्व शहरी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं 31 अक्टूबर को। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी कारण। तो वर्ल्ड सिटी डे कब शुरू हुआ और क्यों, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, सारी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड सिटी डे कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कब मनाया जाता है, तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में भी बता दिया, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वजह से इसकी थीम क्या है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम याद रखने की काम नहीं है, इतना थीम होती है ये ध्यान रखना, याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी थीम क्या है कि मतलब इसकी थीम है वो है सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निवेश, ये इसकी थीम है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको राष्ट्रीय एकता दिवस ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय लौह पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पटेल की क्या है जयंती, तो इनकी जयंती है और इस कारण ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा आपको एक घटना याद आ रही होगी, 31 अक्टूबर 2019 को एक घटना घटित हुई थी भारत के अंदर। कौन सी वो घटना थी, तो ये हुई थी मतलब जो जम्मू कश्मीर है ना, जो पहले था स्टेट, उसको स्टेट को दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा, एक हो गया था जम्मू, एक हो गया जम्मू और एक हो गया कौन सा, लद्दाख। तो इन दोनों को बना दिया गया यूटी। कब बनाया गया ये आप तो तारीख याद रखनी। इसकी राजधानी है वो है श्रीनगर, श्रीनगर, और इसकी राजधानी है ये है कौन सी, ले और लद्दाख, ये दो ही है इस यूटी। अरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दो क्वेश्चन जो है राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, पांचवा और छठा। पांचवा क्वेश्चन है वो है 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है। आपको ये बताना है कि जो 36वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, तो गोवा में आयोजित हो रहे हैं। तो उसमें जो राजस्थान की बास्केटबॉल की टीम है इसने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है वो है आपका स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस टीम है, जो राजस्थान बास्केटबॉल की टीम है, इसने कौन सा पदक जीता, तो ये जीता है गोल्ड। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। 37वें नेशनल गेम्स ये तो अभी चल रहे हैं, जब ये एंडिंग हो गए तो इसकी एक डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी, परंतु अब साथ साथ में थोड़ा सा याद करते जाते हैं तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है 37वें कौन से राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो गोवा के अंदर हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं इसका शुभंकर क्या है। शुभंकर, तो इसका जो शुभंकर है वो है मोगा, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा शुभंकर हो गया, और इसके अलावा आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है इसका, तो ये है गेट सेट गोवा, ये इसका आदर्श वाक्य, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा अब राजस्थान से गए हैं, तो राजस्थान के मतलब कितने दल गए हैं, कितने सदस्य गए हैं राजस्थान से, तो राजस्थान से सदस्य, तो ये राजस्थान से कितने सदस्य गए हैं, तो ये गए हैं 480 खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखना है। और 480 खिलाड़ी गए। और स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर, तो ये स्पॉन्सर है वो है आपकी कौन सी, एसबीआई गेम्स, एसबीआई जो बैंक है वो है स्पॉन्सर, ये भी ध्यान रखना है। ये आदर्श वाक्य ध्यान रखना है। और ये मोगा है जो मतलब शुभंकर है, ये तो आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना ही है। और इसके अलावा कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, गोवा के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। और बास्केटबॉल में 3x3 पुरुष ने ये गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखना है। किसने जीता है बास्केटबॉल के अंदर, तो बास्केटबॉल में 3x3 ने, जो पुरुष टीम है 3x3 बास्केटबॉल की, उसने जीता है गोल्ड, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, इतना ध्यान रखना है। बाकी का जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डिटेल से एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको सभी को बता दूंगा कि मतलब क्या है इसका, कितने कौन से खिलाड़ी, कितने कौन सी टीम पर, तो ऐसे ये सारी डिटेल से जानकारी अलग से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन, ये भी खेल से ही संबंधित है। गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी इसी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए सुनील जाखड़, ऑप्शन बी है भवानी सिंह, ऑप्शन सी आदित्य अशोका और ऑप्शन डी है पंकज गहलोत। तो कौन है हाल ही में जिन्होंने ये पदक जीता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनका खिलाड़ी का नाम है वो है आपका जो सुनील जाखड़ है, इन्होंने तलवारबाजी में कौन सा मेडल जीता है, तो ये तलवारबाजी में इन्होंने जीता है गोल्ड, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि गोवा में हो रहा है कौन सा 37वां नेशनल गेम्स, क्योंकि पिछली बार हुआ था, तो पिछली बार हुआ था ये कहाँ पर हुआ था पिछली बार, तो ये हुआ था गुजरात के अंदर, और अब हो रहा है गोवा के अंदर। और जो नेक्स्ट होगा 38वां, ये कहाँ पर होगा, वो होगा उत्तराखंड के अंदर। तीनों मैंने आपको एडवांस में बता दिया। और सुनील जो जाखड़ हैं, इन्होंने किस में तलवारबाजी में जीता है गोल्ड, किसने तलवारबाजी के अंदर गोल्ड, तलवारबाजी के अंदर इन्होंने जीता है कौन सा गोल्ड, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पंकज गहलोत दिख रहा है, तो पंकज गहलोत ने कौन सा पदक जीता है, तो ये पंकज गहलोत ने जीता है मतलब पेनक सलाट में कौन सा सिल्वर जीता है, पेनक सलाट या सिलाट, इसके अंदर इन्होंने जीता है कौन सा सिल्वर मेडल, ये भी ध्यान रखना है।
और इसके अलावा आपको अन्य और नाम बता दूं तो करण सिंह है, जिन्होंने तलवारबाजी के अंदर सिल्वर जीता है। करण सिंह, करण सिंह, तो इसने तलवारबाजी के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है तलवारबाजी के अंदर, तलवारबाजी के अंदर जीता है इन्होंने कौन सा? सिल्वर पदक। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा और है आदित्य, ये आदित्य आशो का नहीं, ये खाली आदित्य है, ध्यान रखना। और आदित्य ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भी जीता है, गोल्ड जीता है पेनक सिलाट के अंदर। पेनक सिलाट के अंदर कौन सा? गोल्ड। पेनक सिलाट के अंदर गोल्ड। ये आपको साथ साथ में याद रखना, फिर इतना प्रेशर नहीं आएगा, धीरे से याद हो जाएगा आराम से। और राखी पुरोहित है, इसने भारोत्तोलन के अंदर जीता है, मतलब कौन सा पदक? राखी पुरोहित ने, राखी पुरोहित, तो राखी पुरोहित ने जीता है आपका कौन सा पदक? तो ये जीता है आपका ब्रॉन्ज मेडल। ये भी ध्यान रखना है, राखी पुरोहित। और इसके अलावा और देखे तो मतलब आता है ये प्रमुख मैंने आपको नाम बता दिया। राजस्थान के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन थे कुल 6, जिसमें मैंने आपको सभी को डिटेल से जानकारी प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराने की कोशिश की है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी जरूर करें, क्योंकि आप भी हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सकते हैं और अपना दिन प्रतिदिन अपने विकास करके अपने जो भी आपके एग्जाम का टारगेट है वो क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।